Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So I think friends you are aware that in this video we will target the MCQ section based on the transaction. Okay, and this chapter is really one of the most important chapter because at least one question from this chapter is asked in each and every exam. Okay, so we cannot ignore this. So without getting delay, let's start it. So before starting this video I would like to say one thing कि देखो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स, क्या सी ये हमारे तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन। यानी कि हार्ड लेवल क्वेश्चन, सेकंड होता है हमारा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। थोड़ा अच्छे से लगें सी हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड, देखिए एग्जाम तो सभी देते हैं लेकिन एग्जाम का पैटर्न अगर आपको अच्छे से पता है ना तो आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। ओके, तो हार्ड लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और थर्ड वन होता है लो लेवल क्वेश्चन। और आपको एक चीज़ और बताया फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में हमारा जो एग्जामिनर होता है ना वो क्वेश्चन पेपर को इस प्रकार से डिज़ाइन करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ओके, उनकी थिंकिंग एक ही होती है, वो बंदा पास ना हो, क्योंकि फॉर्म बहुत ही मेजॉरिटी संख्या में डाले जाते हैं और उसमें क्या भीड़ कम करनी होती है, तो वो कुछ ना कुछ यूनिक सोचते हैं। तो यूनिक क्या सोचते हैं, सी आई थिंक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा बट इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। सी वो लोग होते हैं ना MCQ में हार्ड लेवल क्वेश्चन को पहले प्रेज करते हैं, हार्ड लेवल फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देते हैं हार्ड लेवल क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि जितने भी होशियार बच्चे होते हैं ना वो हार्ड लेवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगते हैं, स्टार्ट में रखते हैं। और होता क्या है, अल्टीमेटली हम लोग जब हार्ड लेवल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर पाते, कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। ओके, स्टार्टिंग में 5 या 10 क्वेश्चन कर पाए और टाइम पूरा खत्म हो गया। ओके, तो हम लोगों को करना क्या है, हार्ड लेवल याद रखिएगा हर एक एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो टेक्निक एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निक, जितने भी आजकल के एग्ज़ाम हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो सारे के सारे इस फॉर्मेट में करवाए जाते हैं। वो जानबूझ के हाई लेवल के क्वेश्चन पहले रखते हैं। ओके, तो हम लोगों को करना क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, स्किप करने हैं, लेकिन कब करने हैं, जब जैसे मैंने कहा सपोज मेरे पास 20 क्वेश्चन है ओवरऑल, तो इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे और लो लेवल के भी होंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप देख के पहचाएंगे कि इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो इसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं आप। ओके, तो लो लेवल के क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लें, इसके बाद आफ्टर दैट आपके पास अगर समय बचता है तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करें। ओके, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो 3 या 4 मिनट एटलीस्ट लग जाते हैं, लेकिन लो लेवल क्वेश्चन वो 3 या 4 मिनट में आप कम से कम 7 या 8 क्रैक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कहने का मतलब। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक चीज़, जो एग्जामिनर होते हैं आजकल है ना, वो हाई लेवल के क्वेश्चन पहले प्लेस करते हैं। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले हमें किसको करना है। ओके, तो दिमाग में पहले ही सोच के चलिए मुझे लो लेवल के क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं। ओके, 20 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने की बजाय 10 क्वेश्चन करना लो लेवल के बेस्ट है कि 4 क्वेश्चन। ओके, तो हमें तो नंबर चाहिए ना, तो पहले हम क्या करेंगे, लो लेवल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि हमें जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वही मेरिट लिस्ट में ले जाते हैं, ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट है। बट ये भी तो ट्रू है, जब हम कहने का मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कभी कभी होता है क्या, बच्चा होशियार होने के बावजूद एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, उसके पीछे एक ही रहस्य, एक ही मिस्ट्री है। वो क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर को समझ नहीं पाता कि किस लेवल में, यानी कि किस पैटर्न में बनाया है एग्जामिनर में। ओके, वो हाई लेवल के क्वेश्चन करने में और नीचे वाले क्वेश्चन जो ईजी होते हैं बाद में वो उसकी छूट जाते हैं, बिकॉज टाइम ओवर हो जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि जो एग्जामिनर होता है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पहले रखता है, मॉडल लेवल के बाद में लो लेवल को नीचे। तो आप स्क्रॉल डाउन करके यानी तो इस बात में मेरा इम्प्लीमेंट करके जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं एक बार जरूर देखिएगा। ओके, सो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बताएं, आई होप आपके समझ में आ गया हो। ओके, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये बेसिकली मैंने भी ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है क्या, ट्रांजिस्टर पर बेस्ड जितने भी MCQ है ना उसे सॉल्व करेंगे। तो MCQ सॉल्व करने से चले स्टार्ट करते हैं, बीच में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसके पीछे जो लॉजिक होगा वो भी मैं आपको साथ में बताते चलूँगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें फ्रेंड्स, जब हम MCQ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोग हैबिट डाल लीजिए घर पे प्रैक्टिस सेट लगाने की। ओके, क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन नंबर को तेज़ी से पढ़ना, जो भी क्वेश्चन है ना उसकी स्टेटमेंट को फास्ट पढ़ना है ना, और फास्ट एक बार चारों हल्का से नज़र फेर लें किस में, चारों ऑप्शन को, इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। हम लोग करते हैं क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत सॉल्व करने में जुट गए। ओके, क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चार ऑप्शन को देखने के बाद होता क्या है कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, कम से कम एक एलिमिनेट भी हो गया ना, जैसे नन ऑफ देम वाला तो बहुत कम चांसेस होते हैं, तो यानी कि हमारी कितना
25% कम है रॉन्ग होने के चांसेस, क्योंकि 4 ऑप्शन टोटल 100%, तो एक कम है तो 75% प्रायोरिटी होगी कि नहीं, तो इसलिए 4 ऑप्शंस को पढ़ना भी कंपलसरी होता है। ओके सी, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिस्टर की आधार धारा 1 मिली एम्पियर है तथा उत्सर्जक धारा 90 मिली एम्पियर है, तो संग्राहक धारा होगी। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा किरचॉफ के नियम से, जब हमने पीएनपी और एनपीएन की वर्किंग पढ़ी थी, तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा जो हमारा एमीटर करंट होता है वो बेस करंट I∑B प्लस कलेक्टर करंट I∑C के सम के इक्वल होता है कि नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था जो हमारा बेस करंट होता है वो 2 से 10% की मिड में होता है अप्रोक्स, और जो हमारा ये होता है ये 90 to 98% में होता है। ओके, अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है तो इसे इसके डोपिंग लेवल पे मैटर करती है। तो हमने किरचॉफ के नियम से ये वाला फार्मूला पढ़ा था। ओके, तो देखिए इसमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, आधार धारा दी है 1 मिली एम्पियर और उत्सर्जक धारा दी गई है 90 मिली एम्पियर। ओके, क्या पूछा, कलेक्टर करंट, तो ओरल कर लीजिएगा है ना, तो मेंटल कैलकुलेशन यूज़ करनी है मनी मन में। तो टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल यानी कि टोटल बोले तो उत्सर्जक धारा, टोटल बोले तो उत्सर्जक धारा क्या होती है, एमीटर करंट है ना। तो टोटल में से कितना घटा, 1 मिली एम्पियर घटा दे, कितना बचेगा 89 मिली एम्पियर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 रीड कीजिएगा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज लाभ है। 4 ऑप्शन है, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट है, कम फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होता है और एवरेज फ्रीक्वेंसी पर कांस्टेंट होता है। तीसरा है, अधिक तथा कम आवृत्ति पर कम और मध्य आवृत्ति पर नियत होता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर पूछने नहीं होता तो ये क्यों देता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बच्चे 3, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो एम्पलीफायर होता है वो क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि पहले से क्या करता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस प्रकार से करता है ना। तो लो फ्रिक्वेंसी पे याद रखिएगा ये मैक्सिमम होता है, और जो एवरेज फ्रिक्वेंसी होती है उस पर कॉन्स्टेंट रहता है। कौन, वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ का फिर जो सिंबल होता है वो क्या होता है, A∑B होता है, और फार्मूला होता है धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ। ओके, रेजिस्टेंस गेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो याद रखिए जो हमारा जो वोल्टेज लाभ होता है फ्रेंड्स वो एवरेज फ्रिक्वेंसी पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 पढ़िएगा, बोला 3 प्रवर्धक अवस्थाएं। ठीक है, 3 एम्पलीफायर ले लिए मैंने, सी एम्पलीफायर नंबर 1, एम्पलीफायर नंबर 2 एंड एम्पलीफायर नंबर 3। ओके, 3 अवस्था में जिसमें प्रत्येक का धारा लाभ कितना है, 10 है, यानी कि इसका करंट, यानी कि इसका अल्फा कितना है 10, इसका भी अल्फा कितना है 10 और इसका भी अल्फा कितना है 10। तीनों का जो करंट गेन है वो कितना है 10 है। अच्छा, करंट गेन होता क्या है, अनुपात। करंट गेन होता क्या है, अनुपात। अनुपात क्या होती है, तुलना। तुलना हमें क्या बताती है कि कोई चीज़ कितनी गुनी है। ओके, तो अरे भाई आप लोग रेशियो के बारे में तो जानते हो ना, रेशियो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रेशियो मीनिंग सॉरी कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन का मतलब होता है कोई चीज़ दूसरी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट की कितनी टाइम से, यही तो बताता है। ओके, तो कहने का मतलब बीच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ओके, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, फाइनली वी विल गेट 1000। ओके, रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 1000। ओके, तो तीनों एम्पलीफायर का अगर हम कॉम्बिनेशन निकालें तो उसका करंट गेन कितना आएगा, 1000। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिएगा, एक ट्रांजिस्टर का बीटा बोले तो धारा लाभ, थोड़ा सा बता दें, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है धारा लाभ। ठीक है, धारा लाभ, तो धारा लाभ 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2। ठीक है, याद रखिए जो हमारा कॉमन बेस कन्फिगरेशन होता है CBC, और एक कन्फिगरेशन होता है CEC। वैसे तो 3 होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे CEC में, और सेकंड प्रायोरिटी देंगे CBC में। ओके, CBC में अल्फा होता है धारा लाभ, और CEC में बीटा होता है। ओके, इसका जो फार्मूला होता है सी डेल्टा I∑C बटे डेल्टा I∑E होता है। कॉमन बेस है तो बेस वाला हट जाता है। ओके, डेल्टा I∑C बटे डेल्टा I∑CE, कॉमन इमीटर है तो इमीटर नहीं आएगा, बेस आएगा। ओके, और टेक का स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा और बता दें सी।
अब अल्फा तथा बीटा में जो संबंध होता है, तो अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा और बीटा में जो संबंध होता है फ्रेंड्स, अल्फा कोस टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा, और बीटा कोस टू फॉर्मूला होता है अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। ओके, नाउ आप पढ़िएगा अपने क्वेश्चन को, देखिएगा। ये ट्रांजिस्टर में बीटा बीटा बोला गया है धारा लाभ, धारा आवर्धक धारा में परिवर्तन 100 माइक्रोएम्पियर है, तो संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो देखिएगा 4 ऑप्शन में 40 गुणे 100 माइक्रोएम्पियर है ना, दूसरा है 40 माइनस 40 माइक्रोएम्पियर है ना, और 100 प्लस 40 माइक्रोएम्पियर, चौथा है 100 ओवर 40 माइक्रोएम्पियर। देखिए इसे सॉल्व कैसे करें इसी, तो मैंने आंसर देखिए फ्रेंड, मैंने 4 ऑप्शन के ऊपर, आप सोच रहे हैं सॉल्व क्यों नहीं करें, मैं 4 ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे हैबिट बनानी है, हैबिट बनवानी है। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने देखे सारे के सारे आंसर किस में आ रहे हैं, माइक्रोएम्पियर में, किस में आ रहे हैं, माइक्रोएम्पियर। इसलिए फ्रेंड्स मैं अपने माइक्रोएम्पियर को चेंज नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा स्मार्ट है कि हमारा जो करंट है, करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो पहले माइक्रो हटाएंगे, हटा देंगे 10 की घात -6 लगा हट जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं हटाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मैंने देखा भी सारे के सारे आंसर किस में आ रहे हैं, माइक्रो, तो मैं क्यों चेंज करूँ। ओके, इसलिए चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये लॉजिक था 4 ऑप्शन पढ़ने की, तो कुछ तो आइडिया मेरा ऑप्शन पढ़ने से। ओके, तो उस एग्जाम हॉल में ढलने के लिए अभी से हैबिट डाल लो। ओके, तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, बीटा कब होता है, सी में, किस में होता है, कॉमन एमीटर में, है ना। तो कॉमन एमीटर में धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित करते हैं, मीन वाइल कॉमन बेस कन्फिगरेशन में अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो बीटा बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सफिक्स सी, कॉमन एमीटर है तो एमीटर वाला टर्मिनल नहीं आएगा। ओके, तो आई सफिक्स बी। ओके, हमें चाहिए क्या, संग्राहक धारा, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, बीटा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आई सफिक्स बी। तो बीटा का मान हम लोगों को दिया है कितना, 40, और आई सफिक्स बी का भी मान दिया है कितना, 100, तो क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइक्रो एम्पियर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं इसका भी लॉजिक समझ में आ गया क्यों है। ओके, क्यों का जवाब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पड़ेगा। तो अभी मैंने धारा लाभ के बारे में बताया था ना आपको, धारा लाभ में मैंने कहा धारा लाभ 2 प्रकार के होते हैं, धारा लाभ 2 प्रकार के होते हैं। ओके, जो हमारे धारा लाभ होते हैं फ्रेंड्स वो कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होता है एल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो एल्फा कब होता है, एल्फा होता है कॉमन बेस में, कॉमन बेस जो कन्फिगरेशन होता है वो होता है, और बीटा कब होता है, कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन। ओके, कॉमन का मतलब होता है ओबेनिस्ट, बेस का मतलब होता है आधार, और कन्फिगरेशन का मतलब होता है विन्यास। ओके, और बेस का मतलब कलेक्टर मतलब संग्राहक, एमीटर मतलब उत्सर्जक, और सी मतलब कन्फिगरेशन या फिर कनेक्शन। ओके, तो देखिए इसमें पूछा क्या है, एक ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस व्यवस्था में, किस व्यवस्था में, कॉमन बेस कन्फिगरेशन में। ओके, कॉमन बेस कन्फिगरेशन में धारा लाभ कितना है, 0.95, तो इसका मान कॉमन इमीटर कहने का मतलब समझ गए होंगे फ्रेंड्स, क्या समझे हम लोग, कि भाई साहब ने हम लोगों को कॉमन बेस में करंट गेन का मान कितना दिया है, अल्फा इक्वल टू 0.95, यही तो दिया है, ऑफकोर्स यही दिया है। ओके, और पूछ रहा है सी में, यानी कि कॉमन एमीटर व्यवस्था में, तो कॉमन एमीटर व्यवस्था में धारा लाभ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से। ओके, तो अल्फा और बीटा में हम लोगों को संबंध पता होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो देखिएगा। ओके, सी, तो हम अल्फा तथा बीटा में चाहिए क्या, बीटा चाहिए ना, सी। तो फॉर्मूला बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या, एल्फा ओवर 1 माइनस एल्फा। ओके, एल्फा का वैल्यू क्या है, 0.95 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5। ओके, कितना है, 95 है ना, 0.95, तो हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 0.95, 1 रुपये में 95 पैसे चले गए, कितना बचा, 5 पैसे, तो 0.05, पॉइंट से पॉइंट नमस्ते, तो 95 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिलेशन कर देंगे, 90 आ जाएगा। ओके, 19 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार एवं संग्राहक की लंबाइयाँ क्रमशः L1, L2 तथा LT हैं तब। अच्छा, तो देखिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन से होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बता दें, मैंने क्या पढ़ाया था, ट्रांजिस्टर, शायद आपने देखा होगा मेरा लेक्चर,
नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में चैनल विजिट करके प्ले लिस्ट में देख लेना। ओके। सी, मैंने कहा ट्रांजिस्टर के 3 कंपोनेंट हुआ करते थे। कितने कंपोनेंट हुआ करते थे? 3। पहला होता है, क्या 3 टर्मिनल भी बोल सकते हैं। पहला होता है इमीटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। ओके। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डायमेंशन होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मोटा होता है, जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, वो किसकी होती है? कलेक्टर की। ओके। ये थिकेस्ट होता है। ओके। और ये जो होता है ये थिनेस्ट होता है, ये सबसे पतला होता है। और जो इमीटर होता है ये मॉडरेट होता है, ये मॉडरेट। ओके। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बीच में कौन है? बीच में हमारा इमीटर। बीच में क्या है? इमीटर। ओके। तो इमीटर की जो थिक्स है वो बेस से बड़ी है और कलेक्टर से छोटी है। ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। ओके। तो यहाँ पे जो मैंने बताया सबसे मोटा किसका होता है? सबसे मोटा जो होता है वो कलेक्टर का होता है। और मॉडरेट किसका होता है? इमीटर का। और हमारा आधार का कितना होता है? थिनेस्ट है ना। तो यानी कि जो हमारा इमीटर का जो लेंथ है इन्होंने माना है L2। क्या माना है? वो सॉरी माफ करना, L1 माना है इन्होंने, है ना, L1। ओके। तो L1 ये किससे बड़ा होता है? ये हमारा होता है बेस से। थोड़ा अपनी जनरल शब्द में अपनी यानी कि L⁻E लिख लो पहले, है ना। ये L⁻B से बड़ा होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन L⁻C से छोटा होता है। ओके। अच्छा, तो L⁻E को इन्होंने कैसे क्या माना है? L1। क्या माना है? L1, है ना। और L⁻B को क्या माना है इन्होंने? L⁻B को माना है L2। क्या माना है? L2। और कलेक्टर की लेंथ को माना है इन्होंने L3। ठीक है, यानी कि L2 <1, L1 <1, L3। ओके। तो चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। थोड़ा डायग्राम बना के बताते हैं सो दैट आपको याद रहे। सी, ट्रांजिस्टर जो बेसिक डायग्राम होता है लाइक समथिंग दिस। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा बेस होता है, बेस टर्मिनल, ये कलेक्टर और ये वाला इमीटर टर्मिनल, है ना। ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा इमीटर है, इमीटर टर्मिनल, और ये हमारा क्या? बेस। जो बेस होता है ये सबसे थिनेस्ट होता है, यानी कि सबसे पतला होता है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी किसकी होती है? इसके ये थिकेस्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मोटा होता है ना। और मॉडरेट कौन सा होता है? इमीटर। साइज़ के अकॉर्डिंग है। ओके। तो किताब वालों ने, ठीक है, इमीटर को L1 माना है और बेस को L2 माना है और L3। ओके। तो मॉडरेट हमेशा बीच में रहता है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला देखें, ट्रांजिस्टर स्थिरांक अल्फा तथा बीटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए, पहला पढ़िएगा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा नहीं हो सकता। बीटा <1 और अल्फा <1, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये तो हो ही नहीं सकता है। बीटा इक्वल्स टू >1 से बीटा >1 और अल्फा <1, है ना। तो देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक बता दें, इसके बाद हम इसको टच करते हैं। सी, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था फ्रेंड्स, क्या कि अल्फा बराबर जो फार्मूला होता है वो β/1 + बीटा होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अच्छा, तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देखो। तो मैंने देखा ऊपर बीटा है, नीचे 1 + बीटा है कि नहीं। बट यानी कि ऊपर अगर 3 है तो नीचे 4 होगा। मैंने बीटा का मान अगर 3 एज्यूम कर लिया तो नीचे क्या होगा? 4 होगा। और मैंने 5 एज्यूम किया तो नीचे क्या होगा? 6 होगा। कहने का मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है कि नहीं। जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है ओबियसली आने वाला मान क्या होता है? छोटा होता है। तो कहने का मान ये जो वैल्यू है हमेशा ही 1 से छोटी होगी कि नहीं होगी। ओके। अच्छा देख, याद नहीं करना है, ठीक है, याद कुछ नहीं करना है। ओके, लॉजिक पता होना चाहिए। कुछ याद क्या क्या करेंगे। ओके, ये हम कैसे पता करेंगे? फॉर्मूले से। अच्छा, ये तो समझ में आ गया सर। अब किस बीटा, तो बीटा बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि α/1 - अल्फा होता है। क्या होता है? α/1। अच्छा, तो एज्यूम माना कि मैंने अल्फा का मान कितना है? 2 है। कितना मान लिया? 2। ओके, अल्फा का मान क्या मान लिया? 2। अगर अल्फा का मान 2 है तो वैसे 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 1 - 2, लेकिन माइनस में आएगी वैल्यू। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा बीटा का जो वैल्यू है नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, 4 मान लीजिए तो नीचे क्या 4 बटे 1 - 4, यानी कि 4 बटे -3, है ना। हर कभी नेगेटिव नहीं होता है तो क्या माइनस का 4 बटे 3।
तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यानी कि ये तो हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा। ओके, 1 से छोटा बोले तो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और प्लस 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ओके, तो कहने का मतलब हम लोग क्या सीखा कि अल्फा का मान -1 से 1 से छोटा होता है ना। कुछ गलत बता दिए क्या? नहीं, बीटा का मान 1 से बड़ा होता है ना, बीटा का मान 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा देखिएगा, बीटा बराबर मैंने फॉर्मूला बताया अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, यही तो बताया। ओके, मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा बराबर 0.5 है। क्या एज्यूम कर लिया? 0.5। तो देखिएगा 0.5 बटे 1 माइनस 0.5। ओके, तो 0.5 ओवर 1 में से 1.5 चलेगा कितना? 0.5, ये तो बचेगा 0.5। पॉइंट से पॉइंट नमस्ते 5 से पॉइंट कितना आ गया? 1। ओके, तो 1 भी आ सकता है। कहने का मतलब ये वैल्यू क्या 1 भी आ सकती है, 1 से बड़ी भी आ सकती है ना, तो यानी कि 1 से बड़ी आएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि बीटा का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो 1 से बड़ा होगा, मीनवाइल अल्फा का जो वैल्यू है 1 से छोटा होगा। अगर बीटा की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो याद रखिएगा ये 50 से ग्रेटर होता है और मैक्सिमम 200 होता है। ओके, 200 और 50 के बीच में लाई करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई होप समझ में आ रहा हुआ है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए संग्राहक धारा कितनी है? 24 मिली एम्पियर है। यदि 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक सिरे तक पहुंच जाते हैं तो आधार धारा का मान मिली एम्पियर में कितना होगा? ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं? 80%, अर्थात ये अल्फा का मान दिया, ये क्या दिया इन्होंने? 80%। ओके, याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो अल्फा का मान होता है, यानी कि धारा लाभ का मान होता है। ओके, तो अल्फा का मान 80% बोले तो 80% हटा दें तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे 0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.8। ओके, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि अल्फा का मान 0.8 है। ओके, अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? अल्फा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा आई स्पिक्स सी बटे डेल्टा आई स्पिक्स ई, तो कॉमन बेस में होता है ना। अच्छा, हमें क्रॉस मल्टीपल करना है, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हमें चाहिए क्या? आधार धारा का मान, है ना। कॉमन माफ करना है यहाँ पे, कॉमन बेस, हाँ सही है, यहाँ पे कॉमन बेस होगा ना, आई स्पिक्स बी। ओके, तो आधा चाहिए क्रॉस मल्टीपल कर लें तो डेल्टा आई स्पिक्स बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा आई स्पिक्स सी बटे अल्फा, है ना। तो आई स्पिक्स सी बटे अल्फा, तो आई स्पिक्स सी का मान कितना है? आई स्पिक्स सी का मान है मेरे पास 24 और अल्फा का मान कितना है? 0.8। कितना है? 0.8। ओके, तो 8 × 24 और नीचे वाला पॉइंट हटेगा तो 0 बटे में 10 आएगा, बटे वाला 10 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो इस प्रकार 30 आ जाएगा। ओके, तो और 30 कहाँ है देखिएगा, ओ सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गया। ओके, सी फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा यानी कि आई स्पिक्स बी इन्होंने क्या तो दे रखा है? आई स्पिक्स बी इन्होंने दे रखा है 24 मिली एम्पियर, है ना, 24 मिली एम्पियर। ओके, और कितने परसेंट इलेक्ट्रॉन संग्राहक किस सिरे तक पहुँचते हैं? 80%। 80% ये अल्फा का मान है, फर्दर सॉल्व करेंगे परसेंटेज हटा के तो 0.8 आ जाएगा। ओके, नाउ सी, अब पूछा क्या है इन्होंने? अल्फा का मान पता है, आई स्पिक्स सी का मान पता है ना। तो देखिएगा अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है? अल्फा बराबर हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा आई स्पिक्स सी ओवर डेल्टा आई स्पिक्स बी। हमें चाहिए क्या? डेल्टा आई स्पिक्स बी। ओके, तो डेल्टा आई स्पिक्स बी क्या होगा? डेल्टा आई स्पिक्स सी में अल्फा का डिवाइड कर दें, है ना, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 0.8, 8 × 24, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? एक जीरो पर बढ़ जाएगा 30। ओके, तो ऑप्शन 30 होना चाहिए फ्रेंड्स, इसमें दिया नहीं है तो इसे रॉन्ग है। ओके,
तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी सी मान लीजिए, है ना, कि 30 है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, दिया नहीं गया लेकिन मान लिया। ओके, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया या फिर गलत है ये। अगला क्वेश्चन देखें। सी क्वेश्चन पढ़े। यदि अल्फा का मान इतना है तो उत्सर्जन में प्रवाहित धारा IC/P 20 मिली एम्पीयर, तो बीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। ओके, तो देखिएगा अल्फा का मान हम लोगों को दिया है 0.96। कितना दिया है? 0.96। और बीटा का मान बंदे ने पूछा है, तो बीटा तथा अल्फा में हम लोगों ने संबंध पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था? अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, यही तो पढ़ा था ना। ओके, तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 0.96, और एक में से 9.6 घट जाएगा, 0.96, तो कितना बचेगा? 0.04। ओके, पॉइंट से पॉइंट नंबर से 4 से कैसे, 4 एक दूनी 8 और 0 फिर 16, तो 24 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? सी अगेन करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 0.96 है ना, और हम आई इक्वल्स टू इतने इतने, तो बीटा का मान है ना, तो बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा ना 0.96 होल डिवाइडेड बाई 0.04 है ना, तो कैंसिलेशन कर देंगे तो कितना बचे? 4 दूनी 8 4 16, तो 24 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अल्फ़ा का मान हम लोगों को कितना दिया है? 0.96। ओके, और बीटा पूछा है, ठीक है। इन्होंने एक वैल्यू और दी है, ठीक है, वो मैटर नहीं करती, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा पूछा, तो अल्फ़ा बीटा में तो संबंध हम लोग जानते हैं ना। तो बीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला है क्या? अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। क्या होता है? अल्फ़ा का मान पे 0.96 होल डिवाइडेड बाई 1 में से जब अल्फ़ा 0.196 कर रहा था 0.04 मिल जाएगा, पॉइंट से पॉइंट नमस्ते कैंसिलेशन कर लेंगे, 4 दूनी 8 4 16। ओके, तो बस 24 होना चाहिए वैसे, लेकिन इसमें दिया नहीं है, लेकिन रॉन्ग है। ओके, तो याद रखिएगा इसमें 24 आंसर आएगा। ओके, और भी क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, तो यानी कि 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। ओके, तो 1 बाय 1 करके देखो, रीड करते हैं। सी पहला स्टेटमेंट पड़ेगा, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर, ब्रूस ले लें। सी उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर साधारणतः काम में लिया जाता है क्योंकि धारा लब्धि अधिकतम है। ऑप्शन नंबर 2, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर साधारणतः काम में लिया जाता है क्योंकि धारा लब्धि अधिकतम है। ऑप्शन नंबर 3, उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर साधारणतः काम में लिया जाता है क्योंकि धारा लब्धि अधिकतम है। उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर कम से कम प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, है ना। तो देखिएगा, इसको ट्रांजिस्टर हमारे 3 प्रकार से यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब, कभी जो 3 टर्मिनल होते हैं, कभी कभी कॉमन बेस रख लिया जाता है, कभी कभी कॉमन इमीटर रख लिया जाता है, और कभी कभी कॉमन कलेक्टर रख लिया जाता है। ओके, अब सबसे ज़्यादा ये देखिए, ट्रांजिस्टर के प्रकार या फिर ट्रांजिस्टर की कन्फिगरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, 3 प्रकार से यूज़ करने के वे होते हैं ट्रांजिस्टर को। ओके, अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा कनेक्शन है जो ट्रांजिस्टर के लिए लाभकारी है? तो वो क्या है? CEC। कौन सा है? कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन। ओके, अच्छा, मैंने कहा भाई ये ज़्यादा क्या है, मोस्टली हाईली यूज किया जाता है। अच्छा, आप सोच रहे हैं ऐसा इसी को क्यों यूज किया जाता है? तो याद रखिए, इसे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका धारा घनत्व, सॉरी धारा लाभ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, तो ऑप्शन पड़ेगा कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर साधारणतः काम में लिया जाता है क्योंकि धारा लब्धि अधिकतम होती है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो पढ़ लेते हैं।
ओके, 10वां का देखिए दिखा दें आपको, 10वें का भी। ओके, समझ में आया ना। तो हमारे जो ट्रांजिस्टर 3 प्रकार से यूज किए जाते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। सबसे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन माना जाता है वो कॉमन एमिटर का माना जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं। ओके, क्यों देते हैं, तो क्यों का जवाब भी मैंने बताया, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन मैक्सिमम प्राप्त होता है। ओके, आई होप समझ में आएगा। तो कॉमन बेस में याद रखिएगा वोल्टेज गेन ज़्यादा प्राप्त होता है। मीन वाइल जो हमारा कलेक्टर होता है, कलेक्टर कन्फिगरेशन, ओके, उसमें क्या होता है, सॉरी कॉमन कन्फिगरेशन, उसमें हमारा पावर गेन ज़्यादा मिलता है। ओके, आई होप समझ में आ गया वो। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। एक एनपीएन रजिस्टर का ओवरनिक सूत्र प्रवर्धक के रूप में है। इसके लिए अल्फा का मान इतना है तो निवेशी प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिरोध क्रमशः इतने इतने हैं, तो वोल्टेज लब्धि का मान ज्ञात कीजिए। ओके, लब्धि मतलब लाभ, लब्धि मतलब लाभ। अच्छा, तो देखिएगा अल्फा का मान हम लोग को दिया भाई साहब ने 0.99, कितना दिया है 0.99, है ना। इसका निवेशी तथा निवेशी प्रतिबाधा यानी कि इनपुट इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस अलग से बता दें। सी, यहाँ पे भाई साहब ने कहा निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस। प्रतिबाधा एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है ना, यानी कि इनडायरेक्टली भाई साहब ने हम लोग को दिया आर इनपुट। ओके, और लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध क्या होता है, आर सफिक्स एल, ये रोल प्ले करता है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस का। ओके, रेजिस्टेंस बोले हैं, प्रतिबाधा बोले हैं, इम्पीडेंस बोले हैं, बोथ आर सेम। ओके, तो ये हमारा रोल प्ले करेगा किसका, आर आउटपुट का। आउटपुट पता है, इनपुट पता है, तो रेजिस्टेंस गेन निकाल लें। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस गेन निकाला मैंने, तो फार्मूला क्या होता है, आर आउटपुट बटे इनपुट। कोई भी गेन हो आउटपुट बटे इनपुट कर दें, गेन मिल जाएगा। ओके, तो आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट का मान कितना है 10 किलो ओम, कितना है 10 किलो, और इनपुट का मान कितना है 1 किलो ओम। ओके, किलो ओम से किलो ओम नमस्ते, आंसर कितना है 10। ये हमारा रेजिस्टेंस गेन का मान निकला है। लेकिन फॉर्मूले में बंदे ने पूछा कि हमसे, भाई साहब ने हमसे पूछा है कि वोल्टेज लब्धि यानी कि वोल्टेज गेन पूछा है ना। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जो मेरा वोल्टेज गेन होता है करंट गेन, करंट गेन बोले तो आई गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। ओके, क्या आपको आई गेन पता है ना, बाबा नहीं पता है, तो क्या करें, क्या करना चाहिए बताइए। तो आई गेन कैसे निकला, आई गेन क्या होता है हमारा बीटा, आई गेन क्या होता है बीटा। ओके, बीटा गुणा आर गेन, है ना। तो बीटा का मान पता नहीं पता, लेकिन बीटा की जगह पर कुछ तो दे रखा होगा, तो अल्फा दे रखा है ना। तो अल्फा की सहायता से हम क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या निकाले, बीटा निकाला, क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ रही है इसी। अल्फा भाई साहब ने दिया 0.99, है ना, और बीटा मुझे निकालना है। तो बीटा बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, अर्थात 0.99 ओवर 0.01, कैंसिलेशन कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 99। ओके, अब निकाल लिया हमारा क्या, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, ए सफिक्स बी, फॉर्मूला होता है करंट गेन मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन। ओके, करंट गेन मिला हमें 99 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन हमें कितना मिला था 10, मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, फाइनली वी विल गेट 990 रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए इन सारे क्वेश्चनों में से सबसे ज़्यादा जो अहम प्रश्न है, जहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट जहाँ से बनने के चांसेस हैं, वो मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। ओके, पहले नंबर 10वें नंबर इंपॉर्टेंट डाल लें। ओके, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, जो कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन होता है वो बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें करंट गेन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है। ओके, यानी कि आउटपुट से जो हमारा करंट गेन मिल जाए वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और हमारा जो कॉमन एमिटर होता है, सॉरी उसमें करंट गेन, हमारा कॉमन एमिटर करंट गेन मैक्सिमम होता है ना, और कॉमन बेस में वोल्टेज गेन मैक्सिमम होता है, और जबकि हमारा जो कलेक्टर कन्फिगरेशन होता है उसमें पावर गेन जाता है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। आई थिंक आपने बेसिक में पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब ली होगी, थ्योरी सेक्शन पढ़ा होगा, है ना। डिफरेंट टाइप की गेन लाइक रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन एज वेल। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस पर वीडियो बना दूँगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, और पहला तो 10वां इंपॉर्टेंट है ना, और देखिएगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 80% इलेक्ट्रॉन वाला है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और 6वां ये
ट्रांजिस्टर उत्सर्जक आधार एवं संवरण की लंबाई यानी कि उसकी डायमेंशन दी गई है। तो तीनों डायमेंशन में संबंध पूछ रहा है, यानी कि जो हमारे इमीटर की जो डायमेंशन होती है वो बेस की डायमेंशन से बड़ी होती है, किंतु हमारी जो कलेक्टर होती है कलेक्टर की डायमेंशन छोटी होती है। ओके, दोनों के बीच में लाई करती है। तो ओके, सबसे कम एल सिपिक्स बी और सबसे ज़्यादा एल सिपिक्स सी, और बीच में किसकी होती है एल सिपिक्स सी। ओके, यानी मीटर टर्मिनल जो होता है उसकी डायमेंशन होती है एल सिपिक्स बी से तो क्या होती है बड़ी होती है ना, और एल सिपिक्स सी से छोटी होती है कलेक्टर टर्मिनल से। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा भाई साहब, बहुत कम लोग बता पाते हैं सी। एक बार फिर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को, देखिएगा अल्फा तथा बीटा, ये इस वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो दैट आपको लाइफ टाइम में कभी याद ना करना पड़े सी। भाई देखिएगा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, बीटा बटे 1 प्लस बीटा, यही तो होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि ऊपर वाला वैल्यू छोटा है नीचे वाला बड़ा, क्यों? नीचे एक मैक्सिमम है ना, तो जब मिनिमम बटे मैक्सिमम होता है तो आने वाली वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। इसलिए हमने पाया कि अल्फा का मान हमेशा लेस देन 1 होता है। यहाँ से एक स्टेटमेंट मिल गया। ओके, अच्छा ये तो मेरे समझ में आ गया कि अल्फा का मान लेस देन 1 होगा। इतना समझ में आ गया तो भाई पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, एलिमिनेट करो। इतनी हिंट्स मिली, एलिमिनेट करो। अल्फा इंटू बीटा 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अल्फा मान क्या हो लेस देन 1 होगा, है ना, तो लेस देन 1 किसमें, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बीटा ग्रेटर देन 1 ये भी तो दिखाइएगा, चलिए इसे भी दिखा देते हैं। तो एलिमिनेट करने से भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके अंदर खासियत होती है कि वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर लेते हैं। ओके, इससे क्या होता है टाइम सेव होता है, टाइम बचता है, वो अगले क्वेश्चन में देते हैं, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, कभी कभी होता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तो ज़्यादा आ रहे हैं बट समय की कमी पड़ गई। तो देखिएगा बीटा बराबर फार्मूला फ्रेंड्स आपने पढ़ा था क्या, अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, ऊपर कम है, सॉरी ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर ज़्यादा होगी नीचे कम होगी, तो 100% आने वाला वैल्यू क्या होगा, एक से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि बीटा का मान ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा होगा। वेल जैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी भी टॉपिक पर और MCQ चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।